नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साइलेंस प्लीज। पोल साइंस का चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है विधायिका। हमने कार्यपालिका के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है विधायिका, चैप्टर नंबर 5। विधायिका के अंतर्गत हम सबसे पहले सरकार के बारे में समझेंगे कि सरकार की आखिर परिभाषा क्या है, विधायिका किस प्रकार से अपने पद पर कार्य करती है, हमारे भारतीय संविधान में संसद में कितने सदन पाए जाते हैं और उनमें कैसे कैसे सदस्यों की जुड़ाव होती है, कितने सालों के लिए होती है, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। विधायिका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार होने वाला है आपके लिए। इसके साथ साथ वीडियो में बने रहना, आगे के सारे टॉपिक्स आपके लिए पेपर के बिहाफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संसद की। जैसे कि आपको पता है कि भारतीय संविधान में जो संसद है वो उनमें दो सदन पाए जाते हैं। पहला जो है वो है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य पाए जाते हैं। 250 में से भी 248 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। उसमें से 12 जो सदस्य बचे होते हैं उनको राष्ट्रपति अपने अपने आधार पर निर्वाचित करता है। अब लोकसभा की बात आई। लोकसभा में राज्यसभा से ज़्यादा सदस्य पाए जाते हैं। इसमें कुल 545 सदस्य पाए जाते हैं, जिसमें से 543 सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है और 2 सदस्य एग्लो इंडियन होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है। सरकार सरकार सबसे जो हमारा आम बोलचाल की भाषा कही जाती है जिसे हम बोलते हैं सरकार है। सरकार बदल रही है, सरकार आने वाली है। आखिरकार सरकार की ऐसी कौन सी परिभाषा है जिससे हम एक सरकार को डिफाइन कर सकते हैं? तो सरकार राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। सरकार उस संस्था को कहते हैं जो देश के लिए शासन बनाती है और शासन चलाने के लिए कानूनों का निर्माण करती है, उन्हें लागू करती है और जो कानूनों का पालन नहीं करता है उन्हें समय समय पर दंड भी देती है, जिससे उन्हें एहसास हो जाए कि ये कानून उनके द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सकता। विधायिका चैप्टर का जो टॉपिक है उसी का नाम विधायिका। कानून बनाने वाली संस्था को ही विधायिका कहते हैं। विधायिका देश के लिए कानून बनाती है और संविधान में संशोधन करती है, देश के बजट और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। भारत के जो केंद्र होता है उसमें सबसे बड़ा राज्य में विधानसभा का जो उदाहरण माना जाता है वो है विधायिका। भारतीय संसद, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है। लोकतांत्रिक देशों में संसद का विशेष महत्व होता है क्योंकि उसमें जनता के प्रतिनिधि जनता के लिए कानून बनाते हैं। भारत की संसद के 2 सदन पाए जाते हैं। पहला है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। राज्यसभा राज्यसभा की संरचना, जैसा कि आपको पता है कि संसद का जो उस सदन होता है वो होता है राज्यसभा। ठीक है। उसके बाद आता है लोकसभा। राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। जो राज्यसभा में जितने भी जितने भी लोग होते हैं वो राज्य को प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा की जो कुल सदस्य संख्या होती है वो होती है 250, जिसमें कि 248 सदस्य विधानसभा द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। राष्ट्रपति उन सदस्यों को चुनता है जो जो साहित्य, कला, विज्ञान या किसी भी ऐसे फील्ड में पाए जो हर एक फील्ड का होता रहे। उन फील्डों में से राष्ट्रपति इन सबको चुनते हैं पर एक खास योग्यता के आधार पर। राज्यसभा में कुछ कुछ योग्यताएं पाई जाती है जिनके आधार पर वो संसद के सदस्य बनने के योग्य होते हैं। पहला जो कहा जाता है, भारत का नागरिक होना चाहिए राज्यसभा के लिए और 30 वर्ष का होना चाहिए, किसी भी सरकारी पद पर लाभ ना कमाने के पद पर ना बैठा हो, मतलब कि देश के कल्याण के लिए ही इस पद पर नियुक्त किया गया हो, और या पागल या दिवालिया ना हो। ऐसी अवस्था में यदि कोई होता है तो उसे संसद से बर्खास्त कर दिया जाता है। अब इनकी अवधि, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक है। इसमें हर 6 साल के लिए चुने जाते हैं सदस्यों को। हर 2 साल में एक तिहाई जनता को मतलब 1/3 लोगों को निकाल दिया जाता है और फिर उनके जगह नए सदस्यों को चुन लिया जाता है। इस प्रकार से जो राज्यसभा है वो हमेशा बनी रहती है, भंग नहीं होती है और ना ही इनको भंग किया जा सकता है, क्योंकि इसमें हर 2 साल में 1/3 जनता आती रहती है और सरकार राज्यसभा में कार्य करती है।
इस अवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जब लोकसभा भंग होती है तथा चुनाव होने के बाकी होते हैं, तब राज्यसभा की बैठक बुलाई जा सकती है और ज़रूरी मामलों को निपटाया जा सकता है। लोकसभा की संरचना। संसद का सबसे ऊंचा सदन राज्यसभा होता है और इसी प्रकार संसद का निचला सदन होता है उसे लोकसभा कहते हैं। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 545 होती है, जिसमें से 543 सदस्यों को सीधा जनता द्वारा चुना जाता है और जो होते हैं उनमें 2 होते हैं वो उनको एंग्लो इंडिया द्वारा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। लोकसभा में जिस प्रकार से राज्यसभा में 6 वर्ष के लिए होता है, इसी प्रकार से लोकसभा में 5 वर्ष के लिए लोगों को चुना जाता है। लेकिन अगर कोई दल या गठबंधन सरकार नहीं बना पाता अथवा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करके नए चुनाव कराने की सलाह देता है तो लोकसभा को 5 साल से पहले ही भंग किया जा सकता है, किंतु राज्यसभा में भंग नहीं किया जा सकता। इसी के ठीक इसके साथ भी यही सारी योग्यताएं होती है कि भारत का नागरिक हो, लोकसभा में कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए जो भी व्यक्ति लोकसभा में आना चाहता है, किसी भी सरकारी पद पर हो तो वो लाभ कमाने के पर्पज से ना बैठा हो और पागल दिवालिया ना हो। द्विसदनात्मक विधायिका। द्विसदनात्मक विधायिका किसे कहते हैं? द्विसदनात्मक विधायिका में 2 सदन पाए जाते हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। 2 सदन वाली विधायिका को ही द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। भारतीय संसद का जो पहला सदन होता है राज्यसभा और जो दूसरा सदन होता है लोकसभा, इन दोनों के मिश्रण को ही द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। देश के सभी क्षेत्रों को संसद में उचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है द्विसदनात्मक विधायिका के कारण से। संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन से पुनर्विचार हो जाता है, इससे कानून और बेहतर ढंग से बनते हैं। प्रत्येक विधायिका नीति या मुद्दों को 2 बार जांचने का अवसर मिल जाता है, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में, ऐसे करके। दूसरे सदन के अभाव में पहला सदन निरंकुश हो जाता है। यदि एक सदन जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेता है तो दूसरे सदन में बहस के दौरान उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियाँ। राज्यसभा की विशेष शक्ति की बात की जाए तो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, ये राज्यों को रिप्रेजेंटेट करती है संसद के सामने। इसका उद्देश्य राज्यों के हितों के संरक्षण करना होता है ताकि राज्यों का उभार हो सके। यही कारण है कि राज्य के हितों को प्रभावित करने वाला हर मुद्दा राज्यसभा की सहमति के लिए भेजा जाता है। उदाहरण के लिए अगर केंद्र सरकार राज्य सूची किसी विषय को राष्ट्र हित के लिए संघ सूची या समवर्ती सूची में हस्तांतरित करना चाहे तो इसके लिए राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है, ठीक है। इस प्रावधान से राज्यसभा की शक्तियां बढ़ जाती हैं, लेकिन आमतौर पर ये देखा गया है कि राज्यसभा के सदस्य अपने राज्यों से ज़्यादा अपने अपने दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कहा गया है कि यदि कोई केंद्र सरकार 3 प्रकार की सूची पाई जाती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची पे केंद्र कानून बनाता है और केंद्र ही उसको लागू करता है, राज्य सूची पे राज्य करता है और समवर्ती सूची पर दोनों मिलकर ही कार्य करते हैं। यदि केंद्र सरकार राज्य सूची में से कुछ चीज़ें निकाल कर समवर्ती सूची में मिला दे या संघ सूची में मिला दे तो इससे पहले उसको राज्यसभा से सहमति लेनी पड़ती है, स्वीकृति लेनी पड़ती है, जिससे क्या होता है राज्यसभा की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। लोकसभा की विशेष शक्तियाँ। कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग सिर्फ लोकसभा ही कर सकता है, जैसे कि धन विधेयक, फाइनेंशियल जो भी बिल आता है वो सब लोकसभा में आता है। कोई भी बड़े बड़े बजट या कोई भी बड़ा बड़ा केस चल रहा हो या कोई बड़ी चीज़ें का निर्माण हो रहा हो तो सबसे पहले उस चीज़ को लेकर लोकसभा में आता है, लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। कार्यपालिका पर लोकसभा पर पूरा नियंत्रण पाया जाता है, राज्यसभा का नहीं पाया जाता। राज्यसभा सरकार की आलोचनात्मक रूप से बुराइयां करता है और उसे हटा भी नहीं सकती है, जबकि जो लोकसभा होता है वो कार्यपालिका को भी हटा सकता है। संसद किस प्रकार से या विधायिका किस प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। हमने शुरू से पढ़ते आए हैं, हमने सबसे पहले सरकार को पढ़ा है, सरकार होती क्या है,
फिर हमने विधायिका के बारे में पढ़ा है। विधायिका में हमारे जो भारतीय संविधान में संसद पाए गए हैं उनमें कितने सदन पाए गए हैं? 2 सदन। राज्यसभा और लोकसभा, उनमें कितनी सीटें हैं, कितने सदस्य पाए गए हैं, कौन राष्ट्रपति मनोनीत करता है और कौन जनता मनोनीत करता है, ये सब पढ़ लिया। हमने द्विसदनात्मक विधायिका पढ़ ली, जिसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों के सदनों को मिलाकर द्विसदनात्मक विधायिका बनती है। अब आता है विधायिका किस प्रकार कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। तो जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें जो कार्यपालिका है वह अपने सभी कामों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि कार्यपालिका कोई भी काम करती है तो उससे पहले विधायिका से परमिशन लेती है या विधायिका से साझा करती है। ठीक है। विधायिका कार्यपालिका पर निम्न प्रकार से नियंत्रण रखती है। पहला होता है बहस और चर्चा। विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों और उनको लागू करने के तरीकों पर बहस करने का मौका मिलता है। किनको मिलता है? विधायिका को। यदि कार्यपालिका कोई भी कानून बनाती है, नीति बनाती है, तो उसमें विधायिका बहस करती है, चर्चा करती है उन कानून के ऊपर कि ये लोक कल्याण के लिए, समाज के लिए हितकारी है कि नहीं। विधेयकों पर बहस के दौरान कई तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं, जिन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। पहला जो होता है वो है प्रश्नकाल, जहाँ पे प्रश्न करते हैं, और दूसरा होता है शून्यकाल। ठीक है। प्रश्नकाल, संसद के अधिवेशन के दौरान हर दिन प्रश्नकाल आता है। ठीक है। जिसमें मंत्रियों के सदस्यों को तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। कार्यपालिका के मंत्रियों को विधायिका के मंत्रियों का तीखे सवालों का जवाब देना पड़ता है। शून्यकाल, प्रश्नकाल के बाद तुरंत 12 बजे शून्यकाल शुरू होता है। इस दौरान सदस्य बिना किसी अनुमति के महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रश्न पूछते हैं, पर मंत्री उनका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होता। मतलब कि शून्यकाल 12 बजे के बाद शुरू होता है, प्रश्नकाल के बाद। उस समय ऐसी बातचीत होती रहती है, प्रश्न जवाब करते रहते हैं, लेकिन इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि कार्यपालिका के मंत्री उन प्रश्नों का उत्तर दें। अगर उनका इच्छा है, अगर उनका मन है तो उनका आंसर देंगे, नहीं है तो उन्हें कोई जोर ज़बरदस्ती से उनसे नहीं पूछ सकता है। सेकंड पॉइंट आता है कानूनों की स्वीकृति और अस्वीकृति। संसद के पास कानूनों को पास करने और रद्द करने का अधिकार होता है। ठीक है। कोई भी विधेयक संसद की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बना सकता। इस अधिकार से भी संसद कार्यपालिका को नियंत्रण रखती है। विधायिका कार्यपालिका के बजट पास करने से मना कर सकती है। ठीक है। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त होता है। इस वजह से जो विधायिका है वो नहीं कर पाती इनकी बिल, तो उसको हाँ या ना कहना पड़ता है। वित्तीय नियंत्रण, सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए धन की व्यवस्था बजट द्वारा की जाती है तथा बजट संसद द्वारा किए जाते हैं। इस तरह संसद वित्तीय नियंत्रण द्वारा भी कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। विधायिका कार्यपालिका के लिए बजट पास करने से मना कर सकती है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त होता है। अब जो आता है आपका इम्पोर्टेंट जो है, इसे माना जाता है अविश्वास प्रस्ताव। संसद का सबसे ताकतवर हथियार जो पाया जाता है वो है अविश्वास प्रस्ताव, जिसके द्वारा संसद कार्यपालिका को नियंत्रण करती है। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो मंत्रियों के साथ साथ सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है। इस प्रकार संसद कार्यपालिका दर बेहतर ढंग से नियंत्रण रख पाती है कि अगर विधायिका ने, संसद ने उन पे अपना विश्वास हटा दिया, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर दिया, तो उसको अपनी पूरी की पूरी जो भी मंत्रिमंडल होती है, जो मंत्रियाँ होती हैं, उनको सबको त्यागपत्र देना पड़ता है। ये आपके चैप्टर विधायिका का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में अवश्य पूछे जाते हैं। इसको देख लेना, रिटर्न में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी मेथड से लिखा हुआ है। इसको रीड करने के बाद भी आपको समझ आ जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहना। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आपका पार्ट 2 में देखने को मिल जाएगा। अब तक के लिए बाय बाय।